So very good morning everyone. Good morning. Okay, quickly comment yes अगर आप लोग को मेरी आवाज क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है. सागर गुप्ता, ओके. संस्कृति, यस. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि ये इस समय करंट इवेंट सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में हाईलाइटेड है वो रशिया और यूक्रेन का है. तो वो क्यों हो रहा है और क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इंडिया पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है क्या, तो और वर्ल्ड लेवल पे इसका इन्फ्लेशन रेट पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है और क्यों हो रहा है ये सब. तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग ने सोचा एक अलग से हम लोग एक वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे जिससे सबको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम पर्पज से ये उतना रेलिवेंट नहीं रहेगा, पर हाँ पता होना चाहिए हमारे आसपास क्या आ रहा है. ऑब्जेक्टिव में कहे तो इजीएस्ट वे में ये आ सकता है कि यूक्रेन की सराउंडिंग बाउंड्रिंग कंट्रीज क्या क्या हैं और हमारे रशिया के साथ क्या रिलेशंस हैं, हम किसी एक को सपोर्ट करते हैं तो दूसरे पे क्या इफेक्ट आता है, ये सारी बातें हम लोग उसमें कवर करेंगे. तो आज की क्लास हम लोग जनरल जैसे कवर करते हैं वैसे ही कवर करेंगे. इसके लिए एक सेपरेट क्लास सेपरेट वीडियो अपलोड होगी. ओके, सो ये स्क्रीन क्लियर है. So let's start with our first question. ठीक है. India's first unique rock museum has been inaugurated in which city? India's first rock museum. ये rock museum क्या है? थोड़ा सा ट्राई करो. हाँ हाँ, एक्चुअल में ये म्यूजियम सेटअप करने के पीछे इंटेंशन क्या होगा इन रॉक्स से. रिसर्च के लिए, ये एक्टिविटीज को, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, लर्निंग एनहांस करने के लिए. तो ये रॉक म्यूजियम में 35 डिफरेंट रॉक्स ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया इसको लाई गई हैं. तो 35 सुन के लग रहा होगा 35 ही तो रॉक है, पर उनकी एज है 3.3 बिलियन ईयर्स. 3.3 बिलियन ईयर्स से लेकर 50 मिलियन ईयर्स रेंज है. इतनी एज की रॉक्स उसमें अवेलेबल है. तो दिस मेक्स दिस मोर इंटरेस्टिंग कि रॉक म्यूजियम ऐसा म्यूजियम है जहां पे इतनी पुरानी रॉक्स हैं. हम लोग को उतना इंटरेस्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं है. जो लोग हिस्ट्री या आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता होगा कि आर्कियोलॉजी के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है. तो रॉक म्यूजियम कहाँ एस्टैब्लिश हुआ है? फर्स्ट रॉक म्यूजियम इट इज इन हैदराबाद. ठीक, तो सिंपल अपने नोट्स में हम लोग कैसे लिखेंगे? रॉक म्यूजियम डैश हैदराबाद. वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं. ओके, वेरी गुड संस्कृति एंड सागर. Second question, who is the author of the book The Great Tech Game Shaping the Geopolitics and the Destinies of Nations? Books and authors are very important part of any entrance exam. अगर हम लोग किसी entrance exam को crack करना है तो books and authors important index इसको cover करते ही चलना है. Who is the author of the Great Tech Game? The answer is Anirudh Suri. कुछ नहीं, नाम बुक का तो गिवन रहेगा, हमें ऑथर का नाम याद रखना है. अनिरुद्ध सूरी. नेक्स्ट, डॉक्टर अलका मित्तल हैज बीन अपॉइंटेड एज which company's first वुमेन चेयरपर्सन. दिस इज नाउ इंपॉर्टेंट क्योंकि पहली वुमेन चेयरपर्सन है. हम लोग जब IMF के अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे, काफी गैप हो गया बीच में, इसलिए आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर. तो चीफ इकोनॉमिस्ट फर्स्ट वुमेन बनी थी जो इंडियन ओरिजिन थी. कौन थी वो? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट. कुछ हल्का सा भी किसी को नाम याद है? अभी तो वो रिप्लेस हो गई किसी और से, पर वो स्टैटिक के लिए मैंने बताया था इंपॉर्टेंट था वो.
गीता गोपीनाथ, यस। अनिकेत दत्त, यस, गीता गोपीनाथ इज द करेक्ट। उन्होंने कहा गीता करके कुछ थी, तो इतना भी याद रख लो, 4 ऑप्शन में आइडेंटिफाई कर लेंगे ना कि गीता करके कोई नाम था, ठीक है। Which bank has enhanced its free IMPS transaction limit to 5 lakh from earlier 2 lakh? कौन सी बैंक है ये? IMPS का फुल फॉर्म किसी को पता है? जो नेट बैंकिंग करते हैं उनको पता होगा, नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं। अच्छा, हिंट के लिए ये IM एक वर्ड है, एक लेटर है के लिए है, और PS अलग अलग है। फुल फॉर्म बनाना है, IM से क्या हो सकता है, P से क्या हो सकता है, S से क्या हो सकता है। ओ सॉरी, हम लोग थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर अलका मित्तल हैज बीन अपॉइंटेड एज विच कंपनीज फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन, दैट इज ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC की, ठीक है। हम लोग IMPS की बात कर रहे थे। फुल फॉर्म ऑफ IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IM से इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये क्विक ट्रांजैक्शन करना होता है जब, तो इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं, बैंक कुछ चार्जेस डिडक्ट करती है, ओवरऑल आप कितने ज्यादा चार्जेस कर मतलब ट्रांजैक्शन करते हैं। तो विच बैंक हैज इनहैंस द लिमिट, पहले 2 लाख तक का अलाउड था, अब कितना अलाउड हो चुका है? 5 लाख तक का हम एक बार में इमीडिएट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। द आंसर इज SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये अलाउ किया है। क्वेश्चन नंबर 5, who among the following becomes the first Indian origin woman to trek solo to South Pole? Any guess? स्नेहा शर्मा, सुनीता विलियम, सृष्टि बांदला, हरप्रीत चंदी। सृष्टि बांदला। एंड नेक्स्ट, किसी और को कोई गेस करना है? स्नेहा शर्मा। द आंसर इज हरप्रीत चंदी। ये कहाँ गई थी? साउथ पोल। इतना तो पता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अर्थ के 2 पार्ट एकदम एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, और जितना आप इक्वेटर से दूर जाते हैं सन की रेज उतनी कम पहुंचती है, और वो एरिया उतना एक्सट्रीम होता है लिविंग पर्पस के लिए, तो वहां अक्सर लोग नहीं रहते हैं, तो उसकी ट्रेकिंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये साउथ पोल में कहाँ गई थी? एंटार्क्टिका गई थी, एंटार्क्टिक रीजन में गई थी, जिसका टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस था। अब समझ में आ रहा होगा कितनी ठंड थी। इन्होंने ये अचीवमेंट 40 डेज के अंदर किया था। 40 डेज के अंदर ये ट्रैक इन्होंने कंप्लीट किया है। तो फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन, इंडियन ओरिजिन वुमेन क्यों बोल रहे हैं? बेसिकली ये इंडिया से नहीं है, ये ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर है, पर इंडिया से लिंक्ड है। हरप्रीत चंदी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ये इंडिया से लिंक्ड है। तो कोई भी पर्सन जो इंडिया से बिलोंग करता है हम उसको इंडियन ओरिजिन कहते हैं। जैसे स्पेस में कल्पना चावला जब गई थी तो वो इंडियन वुमेन थी, लेकिन सुनीता विलियम्स जब गई तो वो इंडियन ओरिजिन वुमेन। तो ये डिफरेंस होता है, कौन इंडिया से बिलोंग कर रहा है, कौन इंडिया का ओरिजिन है, मतलब उनकी कोई ग्रैंड पेरेंट्स कभी ना कभी इंडिया में रहे होंगे। तो who among the following becomes the first Indian origin woman to trek solo to South Pole? हरप्रीत चंदी। हो गया सबका? नेक्स्ट, वेरी स्टैटिक वेरी जनरल क्वेश्चन। Kalpana Chawla Center for Research in Space Science and Technology has been inaugurated in which university? तो ये रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। आंसर इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, who has been appointed as the new chief of ISRO? सबको आंसर पता होना चाहिए। एस सोमनाथ। ऑप्शन ए
एस सोमनाथ. आई थिंक वी हैव कवर्ड दिस 3 to 4 times. हो गया. क्वेश्चन नंबर 8, अगर पूरा नाम भी नहीं लिखना है तो एटलीस्ट अपने आंसर लिख लो. 1 का ये आंसर है, 2 का ये. जब पीडीएफ डाउनलोड होगा, वरना दोबारा वीडियो देखने से तो अच्छा है कि हम अपने आंसर्स खुद बनाते चले. क्वेश्चन नंबर 8, Pierre Oliver Gorenkas has been named as new chief economist of which international body? This is also I have covered in previous classes. अभी जिनके बारे में मैंने बताया, गीता गोपीनाथन, वो रिप्लेस इन्हीं से हुई. दिस आंसर इज IMA. स्पेसिफिकली जो CSET के एंट्रेंस एग्जाम मई में देने वाले हैं, ये इतना बड़ा टॉपिक आपके मॉड्यूल में कंप्लीटली कवर किया गया है, जिसमें आपको हर टाइप के इंटरनेशनल बॉडी के बारे में बताया डिटेल में. उसका मेंबर कितनी कंट्री हैं, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, सब कुछ. तो यहीं पे लिख लो ना, 190 कंट्रीज इसकी मेंबरिंग कंट्री. और 190 देशों के ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडियन ओरिजिन वुमेन वहां पे चीफ इकोनॉमिस्ट थी. दिस इज समथिंग वेरी बिग फॉर अ इंडिया. अब कौन बन गए हैं? पियरे ओलिवर गोरेंकास. ये फ्रांस से. क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट हैज टॉप्ड द गुड गवर्नेंस इंडेक्स? गुड गवर्नेंस इंडेक्स, गवर्नेंस पे ज्यादातर क्वेश्चन डायरेक्ट ही आ जाते हैं कि शॉर्ट नोट लिख दो गवर्नेंस पे, नॉट अबाउट करंट अफेयर्स, सारे जनरल चीजों के लिए जो बीकॉम के एग्जाम पे भी देते हैं, या फिर CS में तो पूरा एक सब्जेक्ट ही गवर्नेंस है. एथिक्स एंड गवर्नेंस का पूरा एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है. तो गवर्नेंस इज वेरी ब्रॉड टर्म कि सरकार क्या क्या पॉलिसीज बनाती हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है. अगर लोगों की लिवलीहुड जो है उस पर थोड़ी सी अपब्रिंगिंग होती है, लोग उठ रहे हैं, तो मतलब वहां का गवर्नेंस अच्छा है, तो इंडेक्स भी फिर वो काफी अच्छा रहेगा. तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने 3 स्टेट में डिवाइड किया. सपोज आप गोवा को कंपेयर कर रहे हो उत्तर प्रदेश से, तो आपको गोवा इतनी छोटी स्टेट है, तो वहां पे गवर्न करना भी बहुत इजी है. और उत्तर प्रदेश इज अ वेरी बिग स्टेट, तो वहां पे गवर्न करना भी बहुत मुश्किल है. तो हम कंपेयर नहीं कर सकते. कंपैरिजन के लिए आपको 2 इक्वल चीजों में कंपेयर करना चाहिए. तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने चीजें बांट दी. ग्रुप A कर दिया, ग्रुप B कर दिया, उसमें एक यूनियन टेरिटरीज का अलग से ग्रुप कर दिया. तो ग्रुप A, B, C सब अलग थे. पर ओवरऑल कौन टॉप किया है? गुजरात हैज टॉप दिस. ओवरऑल गुजरात. इसमें टोटल 10 फैक्टर्स, 10 सेक्टर्स को हमने देखा है. 10 सेक्टर्स जैसे क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर में कौन अच्छा है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्री एक्टिविटीज में क्या अच्छा है, किसके यहाँ जुडिशरी अच्छी है. 10 चीजों को देखते हुए तब रूल किया है. तो गुजरात ओवरऑल कैटेगरी में सबसे अच्छा है. यूपी की बात करें तो यूपी कमर्शियल एंड इंडस्ट्री सेक्टर को टॉप किया है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहाँ पे बैठे हैं यूपी से, तो इसलिए स्पेसिफिकली रिटन की इस क्वेश्चन में लिख लेना, कमर्शियल एंड इंडस्ट्री में यूपी ने टॉप किया. टोटल 10 सेक्टर्स थे, एग्रीकल्चर भी था, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स थे. तो गुजरात ओवरऑल कैटेगरी में टॉप किया है और यूपी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में टॉप किया. ओके. Next, who has been appointed as Deputy National Security Advisor of India? Deputy National Security Advisor of India कौन अपॉइंट हुए हैं? विक्रम मिस्री. There are numerous appointments before you give an entrance exam. एक एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है, उससे पहले इतने लोगों का अपॉइंटमेंट हो जाता है. तो लास्ट 3 मंथ्स का आपको मिनिमम, ऐसे तो बहुत लेवल का तो 6 मंथ्स कवर करना चाहिए. अगर आपके पास टाइम नहीं है
तो एटलीस्ट लास्ट 3 मंथ्स के सारे अपॉइंटमेंट की लिस्ट एक जगह लिखते चला जाए। जो जो क्लास में कवर हो रहा है अपनी उस शीट में जाके लिख लो कि आज वाली क्लास में ये अपॉइंटमेंट्स हुए थे। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन जो हर बच्चा आंसर कर सकता है। विच स्टेशन हैज बीन रीनेम्ड एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। लक्ष्मीबाई कहां से बिलोंग करती थी? झांसी। वेरी गुड। द आंसर इज झांसी। अगेन इंडेक्स, अब तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। 10 तक के क्वेश्चंस में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति? नीति आयोग है, नीति का फुल फॉर्म? वेरी गुड, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये किसको रिप्लेस करके बना था? प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बना था। तो नीति आयोग है, यहां पे लिख लो, अपना फुल फॉर्म भी लिख लो। और किसको रिप्लेस किया था? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को क्यों रिप्लेस करा गया? दैट वाज 70 ईयर ओल्ड कमीशन। उसको क्यों रिप्लेस किया गया? बहुत इनइफेक्टिवली वो वर्क कर रही थी। तो इन्होंने 2014 में डिसीजन लिया, पर 1 जनवरी 2015 को ये स्टैब्लिश हुआ था नीति आयोग। इसका हेल्थ इंडेक्स, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स? द आंसर इज केरला इज द करेक्ट आंसर। अगेन इसको हमने 3 कैटेगरीज में बांटा था, लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स, इसको यहां लिख लो, लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया। तब इंडेक्स निकाला गया। लार्जर स्टेट की बात करें तो केरला, स्मॉलर स्टेट की बात करें तो मिजोरम ने टॉप किया था, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो चंडीगढ़ ने टॉप किया था। आई हैव गिवन ओनली 1 क्वेश्चन, पर इसमें 3 क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं। एग्जाम में क्या आएगा नहीं पता, तो लार्जर, स्मॉलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी डालो, डैश लिखो और सामने करेक्ट आंसर लिखो। जब ये पीडीएफ मिलेगी तो ये एकदम ब्लैंक रहेगी, ये बातें तो दोबारा इसमें लिखी नहीं रहेगी, तो इसको साथ में नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 शो कर लीजिए, दैट विल बी एट लास्ट। हम लोग पहले पूरे क्वेश्चंस खत्म करेंगे, फिर जब डिस्कस करेंगे दोबारा रिवीजन उसमें कवर कर लेना। हो गया ये? लार्जर इज केरला, स्मॉलर इज मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी में, अच्छा खराब बात ये थी कि लार्जर स्टेट में टॉप किया था केरला ने और वर्स्ट पोजीशन पे थे उत्तर प्रदेश। What is the rank of India in 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स? डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी वर्ल्ड में? नहीं, वो पासपोर्ट वाली रैंक तुम लोग को याद है, वो क्वेश्चन भी मैंने दिया है अभी इसमें। 46th इज द करेक्ट आंसर। यस, सागर गुप्ता 88 ऑप्शन में नहीं है। संस्कृति टू, ओके, 46th इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या क्या देखते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन सी कंट्री अच्छी डेमोक्रेटिक मानी जाती है, कौन सी नहीं। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन में सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, इलेक्शंस अच्छे से कंडक्ट हो सकते हैं, ये सारी बातें देखकर तब रैंक मिली है 46th। हु इज द बेस्ट, मतलब टॉप पे कौन सी है? डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात, इट इज नॉर्वे। नॉर्वे इज द करेक्ट आंसर। और लीस्ट पे कौन होगा? अफगानिस्तान इज द लीस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया हैज साइन अग्रीमेंट with which United Nation World Food Program for distributing of wheat to which country?
अच्छा वीट यहाँ पे बात आई है तो कल के ही द हिंदू आर्टिकल में निकला था, कल या परसों के द हिंदू में निकला था कि इन रशियन यूक्रेन में जो झगड़ा चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, रशिया एक्सपोर्ट्स मोर देन 18% ऑफ वीट। 18% पूरे वर्ल्ड का वो एक्सपोर्ट करता है वीट को। अभी इतने सारे बैन्स लग गए, इतने सारे सैंक्शंस लग गए उसके ऊपर कि कोई से ट्रेड नहीं करने वाला रशिया से। तो ये 18% उसके हाथ से चला गया एंड ये 18% आने की चांसेस है इंडिया, क्योंकि इंडिया भी बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकता है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। उनकी न्यूज हेडिंग में ये था कि बिटवीन द क्राइसिस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया फॉर वीट एक्सपोर्ट। तो वीट में एक्सपोर्टर लार्जेस्ट है रशिया एट प्रेजेंट। क्वेश्चन अब हमारा ये है कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है उनको वीट पहुंचाने का। किसको खाने पीने की समय सबसे ज्यादा जरूरत है अपार्ट फ्रॉम यूक्रेन, अभी यूक्रेन की बात नहीं है, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान को कुछ क्वेश्चन को अपने से इवेल्युएट करके भी आंसर दे सकते हो कि किसको सबसे ज्यादा जरूरत होगी खाने पीने की। द करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान। 50,000 मेट्रिक टन हम भेजेंगे, दैट इज फॉर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस मतलब इंसानियत के नाते। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इजी क्वेश्चन था और एंट्रेंस एग्जाम में आया था। विच बॉडी रेगुलेट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। स्टॉक एक्सचेंज तो सबने सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है, सोच लो। करेक्ट आंसर इज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में सेबी कहते हैं। करेक्ट है एवरीवन। संस्कृति, कार्तिक, सागर, अनिकेत एंड आयुष। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑप्शन में डाल के ही आधे बच्चों को कंफ्यूजन में डालने का मकसद होता है, क्योंकि पैसों की बात सुनते ही तुरंत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नाम आ जाता है, बट स्टॉक एक्सचेंज को सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक्ट 1992 वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है इसकी। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज में ये चल रहा है टॉपिक। विच हाई कोर्ट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3-judge बेंच to hear petition questioning a ban on the use of hijabs in college। ये कहाँ चल रहा है? कर्नाटक। इससे ज्यादा और इस पे कुछ भी नहीं डिस्कस करेंगे। लेट द कोर्ट डिसाइड। क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा 3 बेंच जजेस होता है, 5 बेंच जजेस, 7 बेंच, 13 बेंच। तो ये ऑड नंबर्स रखने का रीजन ये होता है वोटिंग इजीली हो सके। जैसे 3 में एक फेवर है अगेंस्ट, तो जो बचा हुआ है वो किसी एक की तरफ जाएगा तो डिसीजन तुरंत बाहर आ जाएगा, या तो फेवर में आएगा या तो अगेंस्ट में। 2 लेंगे, एक फेवर एक अगेंस्ट, तो दूसरी कोर्ट में मामला चला जाएगा, तो ये डिले होता रहेगा। तो हमेशा ज्यादातर ऑड बेंचेस ऑफ जजेस ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर्पल रेवोल्यूशन समटाइम्स सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद द कल्टीवेशन ऑफ पर्पल रेवोल्यूशन। किससे होता है? वेरी गुड, एरोमेटिक प्लांट्स। एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? कोई भी एक एग्जांपल ऐसा एरोमेटिक प्लांट का। लैवेंडर सुना? लैवेंडर पर्पल कलर का होता है लैवेंडर, इसीलिए नाम भी पर्पल है। ये परफ्यूम्स बनाने के लिए, प्लांट्स मेडिसिन बनाने में भी यूज होते हैं। बहुत अच्छी स्मेल होती है लैवेंडर्स की। हो सकता है आप लोग ने देखा, फोटो जरूर देखा होगा, पर आइडेंटिफाई ऐसे नहीं कर पा रहे हो। पर्पल कलर का होता है क्रॉप्स। तो पर्पल रिवॉल्यूशन क्यों चल रहा है? एरोमेटिक प्लांट्स को, जो जम्मू में स्पेशली बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनके कल्टीवेशन के लिए। वेरी गुड। Who has been appointed as chairman of CBSE? अच्छा शक्तिकांत दास कहाँ के चेयरमैन है? हाँ आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, इसको हटा दो। बाकी किसी के बारे में आपने सुना है? नहीं, हो सकता है ये। सीबीएसई के कौन है?
विनीत जोशी इज द करेक्ट आंसर. Vineet Joshi has been appointed as chairman of CBSE. क्वेश्चन नंबर 19. ये हम लोग ने अपनी लास्ट जब इकोनॉमिक सर्वे की स्पेशली मैंने क्लास ली थी उसमें काफी डीप में ये कवर करवाया था. व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021 एंड 22? एजाइल अप्रोच. इस कोई बता सकता है एजाइल अप्रोच का मतलब? इससे पहले कौन सा अप्रोच यूज करते थे हम लोग? वेरी गुड, ही इज वेरी अटेंटिव. वाटरफॉल. और ये कुछ बच्चे मेरी क्लास में नहीं थे उस इकोनॉमिक सर्वे वाली क्लास में, तो उनके लिए स्पेशली बता दे. इससे पहले अब तक हम लोग वाटरफॉल अप्रोच यूज करते थे, अपने इकोनॉमिक सर्वे में दिया रहता था. एक सेकेंड. और दूसरी साइड अब यूज होने लगा है एजाइल अप्रोच. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या और इन दोनों के मतलब क्या है? वाटरफॉल मतलब, पहले सब लोग सुन लो बाद में लिखना. वाटरफॉल मतलब पानी गिरता हुआ ऊपर से देखते हो, तो उसको बनाने के लिए स्पेशली क्या होता है, पानी को रोका जाता है और एक ऊपर हाइट से छोड़ते हैं तो वो वाटरफॉल बनता है. इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है, कैसे पानी को रोकना है और कितनी हाइट से इसको छोड़ना है. तो वाटरफॉल अप्रोच इज समथिंग दैट रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग. इसी प्लान्स में तुम लोग ने एक चीज पढ़ी होगी कभी ना कभी 11th-12th में, 5 ईयर प्लान्स. 5 ईयर प्लान सुना है? 5-5 साल का प्लान लेकर सरकार आती है. इन 5 सालों में हमें क्या क्या करना है, हम ये करेंगे, ये स्कीम को लाएंगे, ऐसे करेंगे, इतना बजट इसको देंगे. सब प्रॉपरली डिसाइडेड पहले से होता था बजट में. पर अब इसका कोई रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज हम लोग जो इस करंट एरा में है जो है अनसर्टेनिटी का. अनसर्टेनिटी मतलब नहीं पता कोविड कब राइज हो जाएगा. तो जो हम प्लानिंग सोच रखे थे, चलो हम टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ाएंगे, और अभी इस समय लोग मर रहे हैं और हम टेक्नोलॉजी बढ़ाते रहेंगे. हमको क्या देखना पड़ेगा? तुरंत हेल्थ सेक्टर देखना पड़ेगा. जो हेल्थ सेक्टर है उसमें पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, और हो सकता है सब कुछ ठीक रहे तो हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल सकते हैं. बट हम प्रॉपर फिक्स्ड प्लानिंग नहीं कर सकते. हमें एक चेंज के लिए हमेशा तैयार रहना ही पड़ेगा. ये देता है एजाइल अप्रोच. एजाइल अप्रोच कहता है कभी कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, कोई चेंजेस आ जाए, उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना है. तो हम फिक्स्ड नहीं सोच सकते कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं चल सकते. हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे, छोटे छोटे प्लान्स बनाएंगे और उसको पूरा करेंगे, और अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा. तो इस बार की थीम थी एजाइल अप्रोच. इससे पहले हमेशा रहता था वाटरफॉल स्ट्रैटेजी. What is the central theme of this? अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बिग टॉपिक, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स. आंसर इज 86. करेक्ट आंसर इज 86. अब ये क्या होता है? क्या चीज? नहीं समझ पाया, क्या बोल रहे हो? मैंने ही बताया था. हाँ, वो बैलेंस करने के लिए होता था. जो ये कह रहा है वो मैंने जो बताया था वो उसमें कि ये दोनों साइज रहती थी, जो बैलेंस करने के लिए, जो पुशअप्स के लिए जो यूज होता था, वो डिफरेंट चीज थे. अभी उसके बारे में नहीं जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे में बहुत डीपली कवर्ड है. ठीक है, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हेनले एंड पासपोर्ट इंडेक्स. ये सही नहीं है. How many of you have heard this before?
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में कहीं न्यूज में सुना हो, या ये पता है कि पासपोर्ट की भी वैल्यू होती है? हाँ, तुम लोग पहले से पढ़े हुए। हाँ, जो ये न्यूज स्टूडेंट्स है इसमें कभी सुना है हेनले पासपोर्ट के बारे में? ये क्या होता है? नहीं सुना है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है कि वर्ल्ड लेवल पे पासपोर्ट की रैंकिंग करता है कि कौन सा पासपोर्ट कितना पावरफुल है। दो टर्म होता है, एक पासपोर्ट होता है, एक वीजा होता है। ये आपकी खुद की कंट्री आपको देती है पासपोर्ट। वीजा आप जिस कंट्री में जाते हो वहां पे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है कि आप क्यों आ रहे हो, टूरिज्म के लिए आ रहे हो, पढ़ने के लिए आ रहे हो, रहने के लिए आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो। तो वो वीजा इज अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक यूनाइटेड किंगडम की हेनले एंड पार्टनर्स एक फर्म है जो कि ये इंडेक्स बनाती है। इनका इंडेक्स इतना ऑथेंटिकेटेड, इतना अच्छा होता है कि वर्ल्ड लेवल पे जितने एयरपोर्ट्स होते हैं इनसे ये कनेक्टेड रहते हैं और फिर एक इंडेक्स निकालते हैं। तो ये यूनाइटेड किंगडम की हेनले एंड पासपोर्ट फर्म बनाती है, यूके बेस्ड फर्म है, ठीक। इनसे फायदा क्या है? ये इंडेक्स में जिसकी रैंकिंग जितनी अच्छी होगी उसको बिना किसी प्रायर अप्रूवल के उस कंट्रीज में जाने को मिलेगा। तो जिस कंट्री की बहुत अच्छी रैंकिंग है, जो फर्स्ट पे है, उनको 190 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बिना किसी प्रायर अप्रूवल के जा सकते हैं। और जो कंट्री वर्स्ट पे होंगे उनको हर कंट्री में प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। नो मैटर आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं, पासपोर्ट तो आपकी कंट्री देती है, तो वो अपनी कंट्री की किसी भी पर्सन को दे दे, हमें क्या मतलब। हम अपनी सिक्योरिटी देखेंगे ना। आप हमारे घर देश में आ रहे हो तो हम देखेंगे पहले आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या करते हो, तो वो सब चीजें देखते हैं, तब आपको एक अप्रूवल मिलता है। अगर अप्रूवल नहीं मिलना मतलब इतना भरोसा होना कि अगर आपकी सरकार ने आपको पासपोर्ट दिया है, वो पासपोर्ट का इंडेक्स 1 है, तो दैट मीन्स आप बहुत अच्छे हो, उस कंट्री से हो तो डायरेक्ट आओ, आपको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से ये रैंकिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पे रहने का कितना फायदा है और लास्ट पे रहने का कितना नुकसान है। तो अब क्वेश्चन इज, इंडिया की पोजीशन कितनी है? 86th रैंक की। जैसे क्लास में फर्स्ट रैंक वाले को बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता था, फर्स्ट रैंक होल्डर है 10 तक, चलो टॉप 10 में है, ये 86th रैंकिंग है। पर वर्ल्ड में कंट्रीज भी तो बहुत है, तो चलो जो पोजीशन है, अब फर्स्ट पे कौन है, लास्ट पे कौन है, ये पढ़ना है। हु इज एट द फर्स्ट? सिंगापुर एंड जापान। सिंगापुर एंड जापान टॉप पे, तो इसको भी लिख लो। इंडिया की रैंकिंग भी इंपॉर्टेंट होती है और जापान एंड सिंगापुर टॉप पोजीशन पे है। दोनों ने एक साथ ये पोजीशन शेयर की है। और लास्ट पे कौन होगा? पाकिस्तान से भी बढ़कर लोग हैं, अफगानिस्तान इज एट द लास्ट। क्योंकि जिस कंट्री के लोग ऐसे, मतलब जिस कंट्री के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी बड़ी है, तो उस कंट्री को हम विदाउट अप्रूवल वहां के लोगों को कैसे आने देंगे? तो ये क्वेश्चन हो जाता है। अब इंडिया 86 पोजीशन होने पे कितनी कंट्रीज विदाउट वीजा हम जा सकते हैं? 60 कंट्रीज। हम लोग जो पढ़े थे वो क्वार्टर लास्ट का था, मतलब दिसंबर वाले जो पढ़े थे वो लास्ट क्वार्टर। अब ये 2022 की बात कर रहे हैं हम। 2022 मतलब हम फर्स्ट क्वार्टर आ गए, जनवरी, फरवरी, मार्च। 60 कंट्रीज, 60 कंट्रीज नहीं, 60 डेस्टिनेशन है। वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, रैंकिंग याद रखो, 86 रैंकिंग है। फर्स्ट पे कौन है, लास्ट पे कौन है, बस। और जापान एंड सिंगापुर, उनका पासपोर्ट इतना स्ट्रांग है, वो लोग 190 डेस्टिनेशंस। अच्छा सॉरी, ये 86 नहीं 83 था। यस,
अंकिता तिवारी। हाँ अब 83rd हुआ है। हाँ 86 लास्ट वाले में था, 83rd अब प्रेजेंट है, हम इम्प्रूव किए हैं। रैंकिंग घटनी मतलब हमारा इम्प्रूवमेंट है, रैंकिंग का बढ़ना हमारे लिए खराब है, हम और पीछे चले जाएंगे अगर रैंकिंग बढ़ती रही। यस अंकिता तिवारी, दैट इज करेक्ट, 83rd इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन 1 to 20 फिर से डिस्कस, फिर से रिवाइज करेंगे, इसलिए जिसका जो छूटा हो। संस्कृति इट इज करेक्ट, 83rd इज द करेक्ट रैंकिंग। ओके क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग क्विकली एक बार स्टार्ट करते हैं। इंडियाज फर्स्ट यूनिक रॉक म्यूजियम हैदराबाद में इनॉग्रेट हुआ है, जिसमें 35 डिफरेंट स्टेट से 35 डिफरेंट रॉक्स आने वाली हैं, जिसकी एज 3.3 बिलियन ईयर्स से 50 मिलियन ईयर्स पुरानी रॉक्स हैं। Who is the author of the book The Great Tech Game? The answer is अनिरुद्ध सूरी। ये एक्चुअली बताते हैं कि कैसे हमें एक कंट्री को आगे की प्लानिंग करनी चाहिए जो वो सक्सीड कर सके। एकदम से इंस्टेबिलिटी आ रही है, what happened in Afghanistan is also what happened in Ukraine. The Great Tech Game shaping the geopolitics and the destinies of nations. Dr. Alka Mittal has been appointed as which company's first woman chairperson? That is ONGC. Which bank has enhanced its free IMPS transaction limit from 2 lakh to 5 lakh? 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख की गई है। SBI is the correct answer. साउथ पोल में जाने वाली फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन हरप्रीत चंद। याद ऐसे लगता है कैसे याद होगा, पर 4 ऑप्शन जब मिलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा, ये वाला था उसमें। कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। Who has been appointed as new chairperson of ISRO, chief of ISRO? S. Somnath. Pierre Oliver Gorinkas has been named as new chief economist of which international body? IMF. Which state has topped the Good Governance Index? Gujarat. Who has been appointed as National Security Advisor? अभी तक किसी का कुछ छूटा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग। क्या चीज? देख लेना। रिप्लेसिंग भी अगर यहाँ पे लिखवाएंगे तो ऑप्शन में दोनों दे दिया तो ये कहे सोचना पड़ेगा नया कौन था पुराना कौन था, इसलिए पर्सनली आई अवॉइड कि रिप्लेसिंग मत याद रखो, पुराना कौन था मत याद रखो। जनरली जो नोइंग पर्सन होता है तो उसको करवा देते हैं, अच्छा वो हट के अब ये हुआ है। लेकिन अगर दोनों याद रखोगे कि कौन हट के हम दूसरा कौन बना, और ऑप्शन में दोनों दे दिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, which station has been renamed as Virangana Lakshmibai railway station? Jhansi. Which state has topped the Niti Aayog health index? Who is the chairperson of Niti Aayog? Very good. डरना क्या है, बोलो आराम से। Prime Minister is the chairperson. Prime Minister Narendra Modi is the chairperson of Niti Aayog. Sagar Gupta has written Modi. ओके लार्जर स्टेट में कौन टॉप किया है? केरला। स्मॉलर स्टेट यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। ठीक। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियाज इन 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट? 46th रैंक, एंड टॉप पे थे नॉर्वे, लास्ट पे था अफगानिस्तान।
आई थिंक बहुत सारे इंडेक्स में अफगानिस्तान लास्ट में ही चल रहा है। इंडिया साइंड अग्रीमेंट विथ विच यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विच बॉडी रेगुलेट्स स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया? सेबी इज द करेक्ट आंसर. Which High Court has constituted a three-bench to hear the petition or ban on use of hijabs in colleges? कर्नाटका. पर्पल रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? बहुत सारे रिवॉल्यूशन का नाम सुना है, सबसे ज्यादा सुना था ग्रीन रिवॉल्यूशन. हर बहुत एग्जाम में तो शॉर्ट नोट आता ही था लिखने को. Who is the father of green revolution? ये ढूंढ के लाओगे. Who is the father of green revolution? ऐसे ही रिवॉल्यूशन कवर होते हैं कि एक तो रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन क्रॉप्स और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड से एसोसिएटेड है. पर्पल एक गोल्डन रिवॉल्यूशन दो चीज से, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन इज जूट, और गोल्डन रिवॉल्यूशन को फ्रूट से भी कंसिडर किया जाता है. तो फाइबर याद रखना, जूट इज अ फाइबर, वो अलग है. गोल्डन रिवॉल्यूशन फ्रूट के लिए भी होता है, हॉर्टिकल्चर जिसको हम लोग कहते हैं. व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से एसोसिएटेड है. तो ये सब किस चीज से हुआ है एसोसिएट, बस वो याद रखना है. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई? विनीत जोशी. इसको क्यों नहीं चल रहा है? What is the central theme of Economic Survey 2021 and 2022? Agile approach. As per Henley Passport Index, India's passport ranking is 83. Okay, कुछ शॉर्ट नोट्स जो कहीं ना कहीं मैगजीन्स में निकले थे उसको इंक्लूड किया है. डायरेक्ट नहीं बनेगा पर शायद कहीं बन जाए, इसलिए पता होना चाहिए. इंडिया इज टू रिप्लेस डीजल बाय रिन्यूएबल एनर्जी इन एग्रीकल्चर बाय 2024. हम लोग नेट जीरो बहुत डिटेल में पढ़े हैं, कम से कम 5 से 6 बार मैंने पढ़ाया हुआ है नेट जीरो के बारे में. वो इंडिया कब अचीव करने वाला है? व्हेन इज इंडिया गोइंग टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन? नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070. No, Sagar Gupta, it is not 2050, 2070. Yes, Aniket correct. 2070 एकदम अलग था. नेट जीरो, ये बात याद रखना है. अब नेट जीरो आई थिंक 6 से 7 बार पढ़ा चुके इसको, अब इसके बारे में और नहीं डिस्कस करें. इंडिया टू रिप्लेस डीजल बाय रिन्यूएबल एनर्जी. यूनियन Power Minister R.K. Singh has announced that India will achieve zero diesel use in agriculture. Overall zero की बात नहीं हो रही है कि कहीं हम डीजल ही नहीं यूज करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड रिप्लेस फॉसिल फ्यूल्स बाय 2024. ठीक है. For this, state should develop action plans to achieve the assigned targets. This initiative is a part of government's commitment to increase the share of non-fossil fuels by 2030 and become a net zero emitter 2070. जो हम लोग ने पंच अमृत पढ़ा था, किसी को याद है पंच अमृत? जो मॉड्यूल में स्पेसिफिक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही बोला था ना पंच अमृत. कहाँ बोला था? कहाँ पे ये पंच अमृत, ये नेट जीरो वाली बात कहाँ पे आई थी? कौन सी मीटिंग हो रही थी वर्ल्ड में? COP26, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26. COP26 मीटिंग हुई थी, कहाँ पे हुई थी? स्कॉटलैंड में हुई थी. वहीं पे ये पंच अमृत 5 चीजों के बारे में डिस्कस किया था और नेट जीरो के बारे में. बहुत सारे बच्चों का छूट गया है ये, इसको अगली क्लास में रखते हैं, इसको कवर करेंगे क्योंकि ये अकेले बहुत बड़ा टॉपिक है. पंच अमृत. Shanghai has opened 2 new metro lines, upholding its rank as largest metro network in the world. किसी क्विज में ये आया था, डायरेक्ट आया था, which city in the world has largest metro railway networks? Shanghai has a
तो ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि कौन सी सिटी में लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है वर्ल्ड में, तो शंघाई। Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of Major Dhyan Chand Sports University in मेरठ। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, किस अवार्ड को मेजर ध्यानचंद अवार्ड से रिप्लेस कर दिया गया है, किसका नाम बदला है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नया नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? हॉकी के। कुछ कुछ चीजें हैं जो ऐसे यहीं पे लिख लिया करो, ये हॉकी से है। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को बदल दिया गया। ये कब हुआ था पता है? अभी इसी 2021 की बातें हैं, जब ओलंपिक्स में हॉकी ने मेडल जीता था, तभी ये डिसीजन लिया गया था। द केरला हाई कोर्ट इज ऑल सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट। तो इंडिया का पहला पेपरलेस कोर्ट कहां बनने वाला है? केरला हाई कोर्ट में बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट जजेस जस्टिस डीवाई चंद्रचूड inaugurated the smart courtrooms in phase 6 courtrooms including chief justice room will be converted। ये बहुत बड़ा चीज है। बहुत पुराने टाइम से अब तक इतनी फाइल्स मेंटेन हुई हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करवाना इट इज नॉट इजी, क्योंकि आज से कितने सालों तक इनके केसेस चलते आए हैं और हमें कुछ देखना हो तो हम ऐसे नहीं देख सकते, क्योंकि ये एक लाइब्रेरी होती है कोर्ट की, वहीं पे सारी फाइल्स लगी होती है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ जाएगा तो सबको कन्वीनियंट हो जाएगा। हालांकि सबको एक्सेस नहीं मिलेगा, नॉर्मल पब्लिक को थोड़ी वो फाइल्स पढ़ने को मिलेगा, पर हाँ जिनको परमिटेड होगा उनके लिए भी कितना ईजी रहेगा। क्योंकि कोर्ट रूम जितना हम लोग मूवीज में देखते हैं कि बहुत ही ग्लैमरस दिखता है कि एक जज बीच में बैठे रहते हैं सब कुछ, पर हाई कोर्ट या कभी कचहरी जाके देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कैसा है, कितना पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है और कितनी दिक्कतें आती है वहां पे। तो एज अ जज के लिए बहुत अच्छी चीज है। कहने को तो बहुत बड़े हम लोग जज हैं, लेकिन कोर्ट की स्थिति इतनी खराब है इंडिया में, तो उस चीज के लिए एक टेक्नोलॉजी इनहेंसमेंट की तरफ ये एक अच्छा स्टेप है। लास्ट पे है हम लोग, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्विकली रीड कर लेते हैं इसको। इंडिया हैज अप्रूव्ड इट्स 7 प्लेसेस टू रैंक 83rd प्लेस अमंग 111 कंट्रीज इन द लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज फॉर Q1 of 2023। इट इज 83 नॉट 86, तो ये बात भूल जाओ। Oman and Armenia are the latest destinations where Indian passport holder can visit without obtaining a visa। दिख रहा है सबको? Japan and Singapore have retained the joint top position in, तो इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, जापान एंड सिंगापुर। Their passport holders are allowed to visa free to 192 countries। Afghanistan has the world's least powerful passport with a visa free score of 26। अफगानिस्तान को कितना अलाउड है? 26। अब मन में आ रहा है ये 26 वाले भी कौन है? आखिर ये 26 देश भी कौन है जो अफगानिस्तान के वीजा फ्री एंट्री पे अलाउ करते हैं? ठीक है, टिल नाउ आई थिंक हमारा लास्ट टॉपिक था आज का। टिल नाउ अभी तक कोई कंफ्यूजन एक्सेप्ट नेट जीरो। आई अंडरस्टैंड ये लोग अभी आए हैं, तो वो हम लोग अगली क्लास में जरूर कवर करेंगे। नेट जीरो को छोड़ करके बाकी अभी तक किसी चीज में कोई कंफ्यूजन? ये 5 पॉइंट स्पेसिफिकली। ठीक है, ऑल डन। इससे पहले की पीडीएफ सबके पास है? ठीक है, तो फिर हम लोग आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और रशिया यूक्रेन से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट है, उसकी बहुत शॉर्ट वीडियो अगले कुछ टाइम पे अपलोड हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।